हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपनी इस वीडियो सीरीज़ में हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जान रहे थे और ये फ्रांस की क्रांति के सामाजिक और राजनीतिक कारण हम कर चुके हैं, ये आर्थिक कारण है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं तो इससे बस हमें अप्रिशिएशन मिलता है और हम और वीडियो बनाने के लिए इच्छुक होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम जानते हैं आर्थिक परिस्थितियाँ। फ्रांस की आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त थी। राज्य दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए थे। वस्तुतः फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची तथा लुई 14वें के लगातार युद्धों के कारण शाही कोष खाली हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, जिससे राजकोष पर बोझ और बढ़ा और अत्यंत लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी जर्जर बना दिया। सम्राट साम्राज्य और उनके परिवार पर राज्य की अत्यधिक राशि खर्च की जाती थी। वर्साय का राजमहल राजकोष के लूटपाट का साधन बना था। दूसरी तरफ एक कर प्रणाली असंतोषजनक थी और विशेषाधिकार के कारण संपन्न वर्ग कर से मुक्त था तथा गरीब किसान, जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न था, एकमात्र करदाता था। इस तरह राजकोष की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। सरकार फ्रांस में आय के अनुसार व्यय करने की बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। तो उल्टा करेंगे तो फिर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। राज्य ऋण के बोझ तले दबता गया क्योंकि युद्ध चल रहे थे, युद्ध के लिए और फिजूल खर्ची चल रही थी, फिजूल खर्ची हो रही थी, राजकोष खाली हो रहे थे और दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से कर लिए जा रहे थे, जिसके बोझ तले दबने जा रहा था राज्य। मूलधन की तो बात ही क्या, फ्रांस बजाय कर चुकाने में भी असमर्थ था। तो वो मूल तो जब चुकाएगा, जब उसका ब्याज चुकाएगा, तो वो मूल ही नहीं चुका पा रहा था, इतना गरीब हो गया था, तो ब्याज तो बाद की बात हो गई। अर्थात राज्य दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गया था। तो इतनी गरीबी आ गई थी कि राज्य एक तरीके से दिवालियापन हो गया था, कुछ नहीं बचा था राज्य के पास। देश की आर्थिक दुर्दशा को व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर सुधारा जा सकता था, लेकिन सरकार की वाणिज्य नीति इतनी अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण थी कि उससे राज्य में उत्पादन एवं व्यापार का विकास संभव नहीं था। लुई 16वें ने तुर्गोनेकर जैसे वित्त सलाहकारों के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये सुधार प्रयास लागू नहीं हो सके क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने अपने ऊपर कर लगाने की बात स्वीकार नहीं की। अत्यंत विशेषाधिकार उन्मूलन के प्रस्तावों को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई और 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल की बैठक के साथ ही क्रांति का आगमन हुआ। इसलिए तात्कालिक आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। विचारकों, दार्शनिकों की भूमिका। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो मत सामने आते हैं। एक दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया और दूसरा क्रांति का स्रोत तो उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में था और दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की। किसी भी मत पर निर्णय देने से पहले उन दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के साथ उनके संबंधों को समझना ज़रूरी होगा। दार्शनिकों के विकास का विचारों की लोकप्रियता का निर्धारण तो उस समय उनके छपे लेखों के संस्करण और प्रसार के आधार पर देखा जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना ही नहीं की बल्कि विकल्प भी प्रस्तुत किए। उसने लिखा कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संबंधी
सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति राजा के हाथों में केंद्रित हैं, इसलिए फ्रांस जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार शासन के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग हाथों में रखने की सलाह दी। उसने इंग्लैंड की सरकार को आदर्श बताया क्योंकि वहाँ संवैधानिक राजतंत्र था, जिससे वहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता थी। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से फ्रांस की निरंकुश राज्य व्यवस्था पर चोट की। उसके ये विचार इतने लोकप्रिय हुए कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के 3 वर्षों में 6 संस्करण प्रकाशित हुए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मॉन्टेस्क्यू ने न तो क्रांति की बात की और न ही राजतंत्र को समाप्त करने की। उसने तो सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को उजागर किया और संवैधानिक राजतंत्र की बात की। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। इसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्त पाने का एक ही तरीका है, हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें। रूसो ने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य तथा सार्वभौम कर्तव्य है कि वह सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करें। जिन लोगों को कार्यपालिका शक्ति सौंपी गई है वे जनता के स्वामी नहीं, उनके कार्यकारी हैं और उनका कर्तव्य जनता की आज्ञा का पालन करना है। इस तरह उनका दृढ़ विश्वास था कि सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें जीके बैंक।